हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर के लास्ट सेक्शन लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि इस यूनिवर्स में मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, सेकेंड स्टेट है गैसियस स्टेट, थर्ड स्टेट है लिक्विड स्टेट, फोर्थ स्टेट है सॉलिड स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है, ठीक है ना। चलिए, प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग जस्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ा। आज हमको इस लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है लिक्विड स्टेट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से ले सकते हैं। द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन गैस एंड सॉलिड इज नोन एज लिक्विड स्टेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। इस लिक्विड के बारे में साइंटिस्टों के क्या विचार थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अवधारणाएं दी गई थी। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग पॉस्टुलेट्स कहते हैं। पॉस्टुलेट्स किसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं होता है, वो पहले से विचार दे देते हैं, बाद में उसको प्रूव किया जाता है। इसे हम लोग ऐसे विचार को हम लोग पॉस्टुलेट्स कहते हैं। और ऐसी बातें जो कि प्रैक्टिकल के बाद होती हैं उसको हम लोग नियम बोल देते हैं, या ठीक ना। और जो प्रैक्टिकल के पहले ही बातें दी जाती हैं, विचार दिए जाते हैं, उसको हम लोग पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। क्लियर है ना। तो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ लिक्विड के क्या पॉस्टुलेट्स हैं, आइए उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला, लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड्स होते हैं वो इसके कंपोनेंट यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं किस रूप में होते हैं? मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। बट इन सम केसेस दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। बट कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनमें कि उसके कंपोनेंट किस फॉर्म में होते हैं? एटम्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे मरकरी। मरकरी एक मेटल है, मेटल्स में जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एटम्स के फॉर्म में होते हैं। वैसे जनरली सभी गैसेस नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके बारे में? द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्वाइट क्लोज टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक दूसरे के अधिक नज़दीक होते हैं। क्यों नज़दीक होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्लियर ना। उसको फिगर के रूप में हम लोग उसको फिगर के रूप में दिखाना है तो यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये सभी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, और देखिए किस तरह से एक दूसरे के क्लोज में हैं। गैस के अपेक्षा एक दूसरे क्लोज होते हैं, लेकिन ये इतने क्लोज नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड में होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। लगातार एक अनियमित गति करते रहे। अनियमित, कांस्टेंट का मतलब क्या? कि लगातार वो गति करते रहेंगे। अनियमित गति मतलब सीधे ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही चल रहे हैं, कभी यहाँ जाएंगे तो फिर इसके बाद यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, फिर इधर आ सकते हैं। यानी कि रैंडम मोशन करते हैं, एक सीधी लाइन में नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसा कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस में था, वैसा सेम इसमें भी है। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैपिटल टी लिखा है, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, जिसको हम लोग क्या होते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस। यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्थान बहुत कम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं।
क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये थी अवधारणाएं, पॉस्टुलेट्स, जिसके आधार पे हम लोग लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की हैं। तो हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इनका वॉल्यूम है निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्लियर है ना? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग। ठीक, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, कांच की जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं जिसके बच्चे खेलते हैं, गोली को एक डिब्बे में रखा गया है, सभी गोलियां एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे के टच में है, लेकिन उनके बीच कार्य करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वे एक ही जगह पर फिक्स हो जाए। प्रत्येक गोली दूसरे गोली से फ्री है किसी भी स्थान पर मूव करने के लिए। यानी कि हम डिब्बे को हिलाएंगे तो जो ऊपर वाली गोली है उस गोली को बीच में भी लाया जा सकता है, या सबसे किनारे लाया जा सकता है, या सबसे नीचे भी लाया जा सकता है। ठीक है ना? तो जिस तरह से कोई भी गोली कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है, उसी प्रकार से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू ऑक्यूपाई एनी स्पेस। क्लियर है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, शेप। शेप इसका अनिश्चित होता है। यानी अगर हम लोग 1 लीटर वाटर को कटोरे में रखेंगे तो वो कटोरे के शेप का हो जाएगा, लेकिन वो 1 लीटर ही होगा। 1 लीटर वाटर को अगर हम लोग थाली में रख दें तो वो थाली के शेप का हो जाएगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर। यानी वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स है, डेफिनिट है, लेकिन उनका शेप डेफिनिट नहीं है। शेप क्या है? अनिश्चित है। तो यहाँ पर कहा गया है दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर शेप, उनका कोई एक निश्चित शेप नहीं होता है। दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में वे रखे जाते हैं। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टीज़ है इसका, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बता देते हैं कैसे। ये देखिए, अगर हम लोग वाटर को ले लीजिए और वाटर के वाष्प को ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि वाटर के जो डेंसिटी होती है वह 0.958 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर के वाष्प की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 0.0005588 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर ना? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर यानी कि लिक्विड की, ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड की डेंसिटी वाटर वेपर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। क्लियर ना? वहाँ पॉइंट यहाँ पर लिखा गया क्या, इसकी डेंसिटी जो होती है हायर देन गैस होती है। यहाँ पर देखिए, अगर दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, वाटर वेपर की बात करेंगे और वाटर लिक्विड की बात करेंगे, तो दोनों की डेंसिटी में कितना फ़र्क है? या मतलब 10 के बाद 3 शून्य है और 10 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर डिजिट है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, वाटर लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वाटर वेपर की डेंसिटी से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्लियर ना? इसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं इसको आप। सो वी कैन से दैट जनरली द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ about 1000 times higher than that of the gaseous state. Clear? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है इस लिक्विड की? कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल देन गैसेस बिकॉज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, अगर ये यहाँ गैस है और ये लिक्विड, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के दूर होते हैं, और वह लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अगर हम लोग एक यहाँ पिस्टल लेते हैं और यहाँ पिस्टल लेते हैं, इसको हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं प्रेशर, तो ये मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे, दबेंगे नहीं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत कम है, जगह नहीं है, वो ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज है। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जो दूर हैं क्या होंगे? मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे जब हम उसको प्रेस करेंगे ऊपर से, लेकिन इसमें नहीं आ पाएंगे। यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, ना कि बराबर, दबेगा तो बहुत थोड़ा बहुत दबेगा। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल देन गैस। गैस की अपेक्षा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं बिकॉज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। क्लियर?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लिक्विड्स के। डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि दो मैटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे से मिलना, ठीक ना। जैसे हम हवा में स्प्रे छोड़ते हैं तो इस पर पूरे हवा में कमरे में फैल जाता है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्यूज़ हो गया। स्याही को पानी में डालते हैं तो पानी पूरा नीला हो जाता है, या जिस रंग का स्याही होता है उस रंग का पूरा पानी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक ना, विसरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है ना। अब इसकी डेफिनेशन को, लिक्विड डिफ्यूज स्लोली इन कंपेरिजन टू गैस, यानी कि जो लिक्विड का डिफ्यूज़न होता है वो गैस की अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर ज़रा सा देखिएगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, और ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। कोई डाउट? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्थान बहुत कम होता है। अब इसमें हम कुछ चीज़ एक दूसरा मिला रहे हैं, तो अब ये पदार्थ यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आने में इसको क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इसमें हम कोई पदार्थ अगर डालते हैं तो फटाक से यहाँ पर इसके स्थान को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। फिर एक और पदार्थ आया, उसके पार्टिकल्स आए, वो भी है क्या करेगा, यहाँ पर स्थान कवर कर लेगा, यानी ये आसानी से इसमें फैल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा समय लगेगा, उतना विस्तृत नहीं हो पाएगा जितना कि गैस में आता है। गैस की अपेक्षा लिक्विड में डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इसकी हिंदी है वाष्पीकरण। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, यानी कि वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया बॉइलिंग कहलाती है। क्लियर है ना, याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर है ना। एक बात आपको यहाँ पर नोट करके लिखनी है, ये वाली बात को, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी escape out from the surface of the liquid. Therefore, the average kinetic energy of rest of the molecule is decreases. Hence, temperature decreases and cooling occur. आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक बर्तन लिया गया है, बर्तन में लिक्विड के मॉलिक्यूल लिए गए हैं। आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं और प्रत्येक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे देखिए, एक पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, 7 जूल, दूसरे के पास 4 जूल है, तीसरे के पास 5 जूल है, इसके पास 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास भी 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है यानी कि 7 जूल है, वो सरफेस पर सबसे ऊपर की ओर है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करेगा, एनर्जी ज़्यादा है तो वो वाष्प के रूप में निकल जाएगा। अब इस बर्तन में देखिए बचा कितना रह गया है। जब 4-5 पार्टिकल्स थे, 5 में से कितने निकल गए, एक निकल गया, किसी काइनेटिक एनर्जी निकल गया, बचा रह गया 4 पार्टिकल। कौन सी काइनेटिक एनर्जी वाला, 5 जूल वाला, 2 जूल वाला और 4 जूल वाला, ये सभी इसमें बचे रह गए। अब जरा सा यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखते हैं, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कितना आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ करके जितनी संख्या में पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। 7 जूल, 5 जूल, 4 जूल, 2 जूल बट्टे 5 पार्टिकल है तो बट्टे 5 करेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये देखिए 20/5 यानी कि 4 जूल आया, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 4 जूल आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई, 4 जूल आ गई। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एवरेज का, यहाँ पर कितने पार्टिकल थे, 7 जूल वाला तो निकल गया, तो बचा कितना, 5 वाला बचा है, 4 वाला बचा है, 2 वाला बचा है, 2 वाला, और पार्टिकल कितने बचे, 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 3.2 जूल आ गया, और इसका कितना आया है, 4 जूल आया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसमें यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है।
यदि काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, देखिए इसमें हमने देखा था ना, जब मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। देख रहे हैं ना, जब मॉलिक्यूल्स में निकल गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर कूलिंग घटना हो गई, यानी कि वो ठंडा हो गया। तो इवेपोरेशन से कूलिंग की घटना होती है, यानी कि कूलिंग होता है। वैसे भी हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है, हमारे शरीर पे अगर पानी हम नहा के आ रहे हैं, हवा में आते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है, ठंडा लगता है। क्यों ठंडा होगा, बॉडी पे जो वाटर पार्टिकल लगे हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हमारे शरीर से एनर्जी लेकर के निकलते हैं, ठीक ना। अभी उसकी ज़्यादा एनर्जी जब निकल जाएंगे तो क्या होगा, हमको ठंडक महसूस होगी, है ना। यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पे जो वाटर पार्टिकल है वो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए हमारे शरीर से एनर्जी लेकर निकल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। क्लियर है ना। चलिए, तो याद रखिएगा, इवेपोरेशन से कूलिंग की घटना घटती है। यहाँ पर देखिए पॉइंट में लिखा गया है, इस पॉइंट में हमने यहीं पे लिखवाया गया इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक ना, द मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, therefore the average kinetic energy of rest of the molecule is decreases, hence temperature decreases and cooling occur। क्लियर है ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेशन की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हेडी लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, यानी कि इसमें पहला जो कारक है इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाला, वह है नेचर ऑफ लिक्विड। ज़रा से यहाँ पर बात को समझिएगा। यहाँ देखिए, सपोज दैट ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इस तरह से, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक ना। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाएंगे, और अलग होकर क्या करेंगे, एनर्जी ज़्यादा है तो ये वाष्प के रूप में, ये वेपर के रूप में बाहर आ जाएंगे, ऊपर आते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्प बोलते हैं। अब अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक ना, तो ये आसानी से ऊपर की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये वीक है तो ये आसानी से ऊपर चला जाएगा, यानी कि आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इवेपोरेशन की क्रिया को मॉलिक्यूल्स के बीच, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। अगर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की क्रिया या इवेपोरेशन की दर कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वह कम होगा तो यह ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेशन की क्रिया जो होती है इसके नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक ना। क्या और कैसे होती है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है ना। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ईथर है, अल्कोहल है और वाटर है। अगर हम लोग ईथर को देखें तो ईथर किस तरह से होता है, ROR, ये इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। और यहाँ पर अल्कोहल कैसा होता है, ROH। वाटर कैसा होता है, HOH, ये वाटर है। अब यहाँ पर देखिए, इस वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस अल्कोहल में अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल में एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन। और ईथर में कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। अब यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक ना। दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो इसका इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, कम होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो ऑर्डर दिखाया गया है ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, ठीक है ना। ईथर, अल्कोहल और वाटर में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका होगा, ईथर का होगा, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होगा, वाटर का होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर किसका है, ये इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है ये ऑर्डर, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन देखेंगे तो उसका साइन इस तरह से लगेगा, ठीक है ना। ये जो दिया गया है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर लेस इवेपोरेशन होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल की बात करेंगे। तो एल्कोहल को इस तरह से, एल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये वाला होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये वाला होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में 1 2 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ग्लाइकॉल में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि एल्कोहल में एक ही हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा ग्लिसरॉल में होगा, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसका इवेपोरेशन क्या होगा, इसका इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी ऊपर हमने आपको दिखाया कि देखिए जो इवेपोरेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना, चलिए ठीक है ना। ये दोनों एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, ईथर, एल्कोहल और वाटर में किसका इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा, मोर इवेपोरेशन किसका होगा, ईथर का होगा। क्यों, ये जल्दी वाष्पित होगा, और जो वाटर है वो उसका वाष्पन बहुत कम होगा इन तीनों की तुलना करने पर, हम लोग पाते हैं इस तरह से, ठीक ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ईथर में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि एल्कोहल में एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है, यह ऑर्डर इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। और इसका अगर हम लोग इवेपोरेशन के ऑर्डर की बात करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करेंगे, तो उसका ऑर्डर हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल में आप लोग याद रखिएगा, एल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्कोहल का फॉर्मूला जैसे ये वाला है, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये है और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये है। इसमें देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इनका इवेपोरेशन की दर कम होगी। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं एल्कोहल में, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर की बात करेंगे तो ये वाला होगा, और लेकिन अगर इसके इवेपोरेशन की दर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन एल्कोहल में होगा, फिर ग्लाइकॉल में होगा, और सबसे कम इवेपोरेशन ग्लिसरॉल का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन उतना ही अधिक होगा। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, सरफेस एरिया से ये समझिए कि कितना उसका भाग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के टच में है, ठीक ना। जितना ज़्यादा भाग एटमॉस्फेयर के टच में होगा उतना ही उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इसका फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लो ऑफ एयर करंट। एयर करंट जितना ज़्यादा हो, यानी कि हवा जितनी तेज़ बहेगी वहाँ पर रखे गए लिक्विड का इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तभी तो हम लोग देखते हैं कि जब हवा चलती रहती है तो हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या हवा में हमारे पसीने जल्दी सूख जाते हैं। इससे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिक्विड है ना, लिक्विड का सरफेस एरिया है और यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, पार्टिकल यहाँ पर आए। अब ये पार्टिकल यहाँ पर जब इसमें से आएंगे तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, एकत्रित होते चले जाते हैं इस तरह से। अब अगर हवा तेज़ी से बह रही है तो हवा तेज़ी से बह रही, यहाँ मान लो हवा तेज़ी से बह रही है तो हवा तेज़ी से बह रही है तो क्या करेगी, इन सबको यहाँ से हटा देगी। जब हटा देगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगा, और जब यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा तो अब यहाँ से नए पार्टिकल क्या हो गए, फिर से नए पार्टिकल यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई चीज़ नया भरा रहेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसलिए फ्लो ऑफ एयर करंट जितना, हवा का बहाव जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है ना। चलिए, तो ये थे फैक्टर जो कि इवेपोरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
evaporate 1 mole liquid completely at constant temperature is known as heat of vaporization। यानी कि किसी भी लिक्विड के एक मोल को पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसको समझिए, मोल बर्फ़ है और एक मोल नॉर्मल वाटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, जबकि वाटर को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यह कहने का मतलब है, अब यहाँ पर देखिए वाटर जो हमने लिया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट जो आइस जो हमने लिया है उसका टेम्परेचर कम है। तो अब टेम्परेचर जितना किसी लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसको ऊष्मा उतनी ही कम देनी पड़ेगी, यानी उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ही कम होगा। और किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जितना कम होगा उसको उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने देखा क्या है, आइस है, और यहाँ पर हमने देखा क्या, वाटर है ना। अब हमको इसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। यानी कि टेम्परेचर अगर कम है तो हमको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हमको यहाँ से हीट कम देना पड़ेगा। क्लियर है ना। और दूसरी चीज़, हीट ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही स्ट्रांगली लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा उसको हीट देना पड़ेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यानी हीट ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और हीट ऑफ वाइब्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही कम ऊष्मा देना पड़ेगा, और जल्दी से ही थोड़ा सा ही गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित होने लगा। लेकिन अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको हमको कम गर्म करना पड़ेगा, कम गर्म करने पर ही वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ नोट है, हम लोग नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट नोट देखिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन जीरो हो जाता है। ठीक है। दूसरे नोट में क्या है, व्हेन वेपर इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड हीट इज इवॉल्व्ड, दिस हीट इज नोन एज हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब किसी वेपर को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जब किसी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं। जब किसी भी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे भाप हमने इकट्ठा किया फिर उसको लिक्विड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्या पड़ेगा, भाप का टेम्परेचर ज़्यादा है और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो हमको क्या पड़ेगा, ऊष्मा उसमें से निकालनी पड़ेगी, उसमें से निकल गई तभी तो ठंडा हुआ। ठीक ना। तो यानी इस क्रिया में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है। नॉर्मल सी बात समझ सकते हैं, भाप है, भाप ज़्यादा गर्म होगा, भाप को पानी में जब बना देते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। कब ठंडा कैसे हुआ, जब उसमें से हीट उसमें से निकल गई तभी ठंडा हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। यानी किसी वेपर को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस क्रिया में हीट निकलती है, यानी एक ऐसा रिएक्शन होता है, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस क्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना। कंडेंसेशन मतलब संघनन। क्लियर ना। चलिए, न्यूमेरिकली हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ कंडेंसेशन दोनों की वैल्यू समान होती है। ठीक है ना। यानी कि जितनी ऊष्मा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग हुई है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते समय उतनी ही ऊष्मा निकलेगी। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं ज़रा समझिएगा। एक बर्तन में लिक्विड को ले लिया जाता है और उसे एक ढक्कन के द्वारा इस तरह से ढक दिया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ एक बर्नर लेते हैं, इस बर्नर के द्वारा इसे हम लोग हीट करते हैं। ठीक। अब शुरुआत में क्या होगा, इस लिक्विड का जो पार्टिकल है वो वाष्प के रूप में धीरे धीरे गर्म होगा तो वाष्प के रूप में बन करके ऊपर आएगा और इस ढक्कन से ऐसे चिपकता चला जाएगा। शुरुआत में तो क्या होगा, ये केवल लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। कुछ समय बाद क्या होगा, चूँकि इसको हमने एक क्लोज कंटेनर में लिया है, ढक्कन से बंद किया हुआ है इस पूरे प्रोसेस को। अब कुछ समय बाद क्या होगा, जो वेपर है ये वेपर वापस बैक नीचे की ओर आने लगेगा, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। शुरुआत में क्या हुआ, केवल लिक्विड के पार्टिकल ही वेपर के फॉर्म में ऊपर की ओर जा रहे थे और इसकी दर
अधिक तेज़ थी, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल जा रहे थे। बाद में क्या होगा, क्योंकि इसके लिक्विड के पार्टिकल वेपर के रूप में ऊपर जाना कम हो जाएंगे और वेपर के पार्टिकल लिक्विड के फॉर्म में नीचे की ओर आएंगे। शुरुआत में इसकी दर भी ज़्यादा रहेगी और बाद में इसकी दर भी धीरे हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जितनी गति से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही गति से वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। तो इस दशा में कब, एट इक्विलिब्रियम, तो इस जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल के द्वारा जो इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है ना। तो डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, डेफिनेशन से लिख सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक ग्राफ करके दिखाया गया है, इस ग्राफ को समझिए। इस ग्राफ में इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे रेट को दर्शाया गया है, रेट इधर की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया, टाइम इधर की ओर इंक्रीज हो रहा है। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हम लोग देते हैं कि क्या हो रहा है, केवल वेपर ही, लिक्विड के केवल पार्टिकल वेपर में के फॉर्म में ही ऊपर जा रहे थे, यानी यहाँ से नहीं आ रहा था नीचे, केवल क्या आ रहा था, वेपर ही जा रहा था, यानी कि इवेपोरेशन की दर शुरुआत में ज़्यादा थी। ठीक ना। और कंडेंसेशन की दर क्या होती, कोई भी पार्टिकल यहाँ से इधर नीचे की ओर नहीं आ रहे थे, तो कंडेंसेशन की दर शून्य थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इवेपोरेशन की दर कम होती गई। देख रहे हैं, समय ज़्यादा, रेट ज़्यादा है इवेपोरेशन की, यहाँ पर समय, इस समय पे जब समय टाइम बढ़ गया तो इवेपोरेशन की दर क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इवेपोरेशन की दर कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कंडेंसेशन की दर बढ़ती चली जाती है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब दोनों की दर एक समान जाती है। इस दशा को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये था वेपर प्रेशर। ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन गैस इक्वेशन PV = nRT होता है। प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो यहाँ P यहीं रहने दीजिए और V को इस साइड में लेके आइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा nRT/V, और n/V होता है C, यानी कंसंट्रेशन। ये n क्या है, मोल है, और V क्या है, मोल क्या है, वॉल्यूम है, आयतन लीटर में। तो मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता बोलते हैं। तो जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग n/V को हम लोग C से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, CRT। यहाँ पर प्रेशर किसका प्रेशर है, ये वेपर का प्रेशर है। C क्या है, कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन है, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है। ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, P = CRT। C क्या है, C कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, क्या वेपर जो भी लिक्विड लेगा उस लिक्विड के वेपर का कंसंट्रेशन है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए ज़रा सा एक चीज़ नोट करके यहाँ पर हमको लिखना है कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमको वेपर का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, log P2/P1 = डेल्टा वेपर H, यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ है, अपान 2.303 × R, और इंटू करके करेंगे 1/T1 - 1/T2। क्लियर है ना। तो यहाँ पर P2 क्या है, दूसरे टेम्परेचर पर प्रेशर, और P1 क्या है, पहले टेम्परेचर पर प्रेशर। T1 क्या है, पहला टेम्परेचर, T2 क्या है, दूसरा टेम्परेचर। क्लियर ना। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा दो डिफरेंट टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के वेपर का प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन वगैरह हम लोग डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। पहला है फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वेपर प्रेशर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा वाटर का वेपर उतना ही कम बनेगा, यानी किसी भी लिक्विड का वेपर उतना ही कम बनेगा और उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा वाटर का, उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है। दूसरा इसका फैक्टर है टेम्परेचर।
ठीक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने आपको बता दिया, अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि वाटर वेपर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वाटर वेपर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसको यूँ समझते हैं, किसी भी लिक्विड को लेते हैं और उसे हम लोग गर्म करते हैं। करने में क्या होता है? बॉयल करने में क्या होता है? इसके पार्टिकल ऊपर क्यों जाने लगते हैं? अब जानते हैं एटमॉस्फेरिक का जो एयर है वो क्या करता है? इस लिक्विड पे एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। जब तक इसका प्रेशर इसके बराबर नहीं हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक इसके पार्टिकल ऊपर की ओर नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जब इस लिक्विड के वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब ये पानी बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और इसी टेम्परेचर को तब हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए नोट इसमें एक है, नोट देखेंगे। बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल। जब हम किसी भी, ठीक ना, याद रखिएगा, जब हम लोग किसी भी लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस समय में बॉइलिंग की घटना नहीं घटती, वहाँ पर बॉइलिंग फिनोमेना नहीं होता है। क्लियर है ना? चलिए नोट थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, नोट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है? व्हेन द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड एक्स्ट्रा हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नॉट इंक्रीजेज है। किसी लिक्विड को हम लोग गर्म करना शुरू किए, शुरुआत पे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा उसका टेम्परेचर? जब तक वो बॉयल नहीं हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब उसका टेम्परेचर, जब वह लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम उसको कितना भी हीट करते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना हीट हम उसको दे रहे हैं वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ हो जा रही है। यहाँ देखिए रीज़न लिखा गया है, because extra heat is used to overcome the intermolecular force of attraction to change the liquid into vapor। जो एक्स्ट्रा हीट हम देते हैं वह एक्स्ट्रा हीट इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को वेपर में चेंज करने के लिए यूज़ हो जाती है। ठीक ना? हेंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल होल द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ठीक ना? तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। क्लियर ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि जब तक हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता तब तक तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। लेकिन जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हो जाता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट हो जाता है। जैसे वाटर को अगर हम लोग बॉयल करते हैं, तो वाटर को जब बॉयल करते हैं तो शुरुआत में वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और उस समय उस वाटर का टेम्परेचर अगर हम मेज़र करेंगे तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वाटर के जो एक्स्ट्रा हीट हम लोग उसको देते हैं वह हीट उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है। क्लियर ना? नेक्स्ट एक और नोट लिखेंगे। ऑन हीटिंग लिक्विड इन क्लोज्ड वेसल द डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज लिक्विड एक्सपैंड। अल्टीमेटली ए टेम्परेचर इज reached where the density of the vapor and liquid becomes equal and boundary of separation between liquid and vapor disappear. This temperature is called critical temperature. यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब किसी लिक्विड को एक बंद बर्तन में गर्म करते हैं तो शुरुआत में वेपर की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है ना? बट और उस लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है लिक्विड की डेंसिटी? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होते हैं? दूर दूर फैलते चले जाते हैं, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते चले जाते हैं। जब पार्टिकल जितने ही दूर होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही
कम होगी। अल्टीमेटली द टेम्परेचर इज रीच्ड, एक समय ऐसा आएगा जब उस लिक्विड का उस क्लोज्ड वेसल में टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि उस वेपर की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है ना। तो इसमें अभी दो प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की और बची हुई हैं, एक है सरफेस टेंशन और दूसरा है विस्कोसिटी, और दोनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।